तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स। देखिए, कंपनी अकाउंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है शेयर कैपिटल। टर्मिनोलॉजीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है और शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं। क्योंकि देखिए जब क्या होता है कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है तो एक बहुत ही लंबे चौड़े पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। तो देखिए आप अपन को वो जब पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आ पाता कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी चीज काम की नहीं है। तो इसीलिए अपन को सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है कि क्या मतलब होता है शेयर कैपिटल का, क्या मतलब होता है शेयर का, और बहुत सारी बातें हैं। तो शेयर कैपिटल तीन तरीके की है। सबसे पहले है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर है इशूड कैपिटल, और फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए अब हम इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है, इशूड कैपिटल का मतलब क्या है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है। मान के चलिए आप सबसे पहले जैसे कंपनी स्टार्ट करने जाते हैं, मान के चलिए, तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर सबसे पहले ये ऑथोराइज्ड करवाना पड़ेगा कि हमें कितने पैसे की जरूरत है। हमारे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं उसके पास जाएंगे। तो जैसा आपने पढ़ा होगा अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर भी एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस छपता है कंपनी का। तो उसके अंदर हमको अपनी कैपिटल को ऑथोराइज्ड करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास जाके। मान के चलें कि जैसे मुझे 10 लाख रुपीस की जरूरत है, 10 लाख रुपीस की जरूरत है और मैं इसको 10 रुपए वाले शेयर के अंदर डिवाइड करता हूं। तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि अगर 1 लाख शेयर होल्डर आ जाए, यानी 1 लाख लोग अगर मेरे 10 रुपए वाला शेयर खरीद ले तो मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे 10 लाख रुपीस की जरूरत है तो मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर अपने 10 लाख रुपीस को ऑथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं 1 लाख शेयर के रूप में पैसा मंगवाऊंगा जो 10 रुपए का एक शेयर होगा। तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है रजिस्टर्ड कैपिटल जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके ऑथोराइज कराते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। आइए मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में लिखेंगे authorized capital is the maximum limit of share capital which is registered by registrar of कंपनीज। वन लाइन के अंदर आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है, एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इशूड कैपिटल का मतलब क्या है। तो देखते हैं इशूड कैपिटल क्या कहना चाहता है। तो अगर हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की, तो ऑथोराइज कैपिटल का ये वो पार्ट है जो हम लोगों को ऑफर करते हैं कि वो हमारे शेयर खरीदें। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलें कि जैसे मैंने 1 लाख शेयर्स अपने ऑथोराइज्ड करा लिए। अब 1 लाख शेयर्स में से
ऐसा पॉसिबल कम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हम 1 लाख शेयर भी लोगों को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए जैसे 1 लाख में से मैंने कम भी इशू कर सकते हैं, हम कम भी लोगों को ऑफर कर सकते हैं। तो मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूं कि जैसे मैंने 5000 शेयर्स लोगों को ऑफर किए। अगर मेरी कंपनी है तो मैं अगर लोगों को 5000 शेयर्स ऑफर करता हूं और 10 रुपए का अगर एक शेयर है, तो मेरी इशूड कैपिटल कहलाएगी 50,000 रुपीज। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथोराइज कैपिटल का मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल जो रजिस्टर करवाते हैं हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। लेकिन इशूड कैपिटल क्या हुई? इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का वो भाग है जो हम लोगों को ऑफर करते हैं कि आए और हमारे शेयर खरीदें। क्योंकि यूजुअली सारे शेयर एक साथ ऑफर कंपनी में नहीं किए जाते, लोगों को सारे शेयर एक साथ ऑफर नहीं किए जाते। जितनी कंपनी को जरूरत होती है, जो कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने शेयर्स लोगों को ऑफर करने हैं। तो हमने अगर 5000 शेयर्स अगर लोगों को ऑफर किए हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने, तो 50,000 हमारी इशूड कैपिटल कहलाएगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं कि इशूड कैपिटल की डेफिनेशन क्या कहती है। इशूड कैपिटल, तो हम ये लिखेंगे इसके अंदर कि इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है। हमें क्या चीज लिखनी है? issued capital is that part of authorized capital. Issued capital is that part of authorized capital which is offered to the public. जो हम ऑफर करते हैं पब्लिक को, विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑथोराइज कैपिटल तो मैक्सिमम लिमिट हो गई जो रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड करवाते हैं, और इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो हम लोगों को ऑफर करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल की। तो मैं आपको सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बात बताऊं कि सब्सक्राइब कैपिटल वो पार्ट होती है इशूड कैपिटल का जो लोगों ने लिया है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्या चीज बोली, समझ नहीं आई। तो देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि 50,000, जैसे आपने 5,000 शेयर्स, इस 1 लाख में से 5,000 शेयर आपने लोगों को ऑफर किए थे। अब 5,000 शेयर अगर हम लोगों को ऑफर करते हैं तो लोग हमारे कितने शेयर लेते हैं? तो इसमें 3 तरीके की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि मैंने 5,000 शेयर लोगों को ऑफर किए, तो हो सकता है कि लोग 5 के 5,000 शेयर मेरे खरीद लें। मैंने 5,000 शेयर्स ऑफर किए, हो सकता है कि केवल 4,000 शेयर ही आए मेरे शेयर्स खरीदने, शेयर होल्डर्स। और मैंने 5,000 के लिए ऑफर किया, मे बी पॉसिबल कि 7,000 लोग आ जाते हैं, 7,000 लोग आ जाए मेरे शेयर खरीदने के लिए। यानी 3 तरीके की सिचुएशन होती है। तो यानी सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या हुआ? सब्सक्राइब कैपिटल मतलब होता है हम जितने शेयर्स लोगों को ऑफर करते हैं, यानी मैंने जितने शेयर इशू किए उसमें से कितने लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे, उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, कि जितने शेयर्स मेरे लोग खरीदते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 5,000 शेयर्स के लिए बोला था, ऑफर किया था लोगों को, और 5 के 5,000 शेयर अगर मेरे बिक जाते हैं और लोग खरीद लेते हैं, तो ये कहलाता है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और मैंने 5,000 शेयर के लिए बोला और 4,000 शेयर होल्डर अगर आते हैं मेरे शेयर्स खरीदने, 4,000 लोग आते हैं मेरे शेयर खरीदने, तो कम आए। जैसे मैं 5,000 के लिए बोल रहा हूं और 4,000 अगर शेयर ही मेरे बेचे जाते हैं, मतलब लोग अगर मेरे 4,000 शेयर ही खरीदते हैं, तो ये कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। और थर्ड सिचुएशन ये है कि मैंने 5,000 शेयर्स के लिए बोला और 7,000 शेयर होल्डर, मतलब 7,000 अगर मेरे शेयर बिकते हैं, लोग अगर मेरे 7,000 शेयर खरीदते हैं, तो ये कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी इस सिचुएशन के अंदर भी हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे।
या तो देखो आपके यहाँ पर आपने 5000 शेयर के लिए बोला था तो आपके 4000 आए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा 4000 से ही सॉल्व होना है। लेकिन अगर आप 5000 शेयर्स के लिए बोलते हैं और अगर 7000 अगर लोग हमारे शेयर खरीद लेते हैं, तो यहाँ ये सिचुएशन बैठेगी कि या तो आप 2000 शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देंगे, कि आप बोलेंगे कि हमारे पास पैसे शेयर नहीं है इतने, तो हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन एक सिचुएशन ये भी आती है कि हमने 5000 शेयर के लिए बोला और 7000 अगर लोग आ जाते हैं हमारे शेयर खरीदने, तो ये एडजस्टमेंट होगा यहाँ पर 2000 शेयर होल्डर का, तो उसको हम कहेंगे प्रो रेटा एडजस्टमेंट। ये कैसे होता है ये हम आगे जाके बात पढ़ेंगे। प्रो रेटा एडजस्टमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो रेटा एडजस्टमेंट, ये आगे जाके समझाऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि हम अब सब्सक्राइब कैपिटल की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल तो देखो इसके अंदर क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल, ये यहां ऊपर वाले पॉइंट में 2 बार कैपिटल हो गया शायद। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ issued capital. Subscribed capital is that part of issued capital which is taken up by the public. Taken up by the public. देखिए जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल से ही सॉल्व होगा। कई बार क्वेश्चन के अंदर इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल बराबर हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने क्वेश्चन इशूड कैपिटल से सॉल्व किया है, लेकिन आपको ये अपने माइंड में रखना है कि हम जो ठीक है बराबर है इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन माइंड में यही रखना है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल से सॉल्व होता है। तो आज ये टर्मिनोलॉजी समझ में आने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है कि जब इशूड कैपिटल का मीनिंग आपको पता है, ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग आपको पता है, सब्सक्राइब कैपिटल का मीनिंग पता है, तो हम जो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमें बात पता होगा कि हमें सॉल्व कौन सी कैपिटल को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि सॉल्व हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल को लेते ही क्वेश्चन होता है। तो एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट है शेयर कैपिटल की, और इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, और जो कि हम लोगों को ऑफर करते हैं, ये लिखा है विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या चीज होती है, वो इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, जितने शेयर लोग हमारे लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो आओ अब इसके आगे की बात देखते हैं कि शेयर्स कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से इसकी एंट्रीज होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए जो शेयर्स हैं, काइंड्स ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर देखा जाए तो बहुत फर्क होता है। कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में बहुत फर्क है। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम हमेशा प्योर ओनर मानते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्योर ओनर नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता।
इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा और कम कमाएगी तो कम डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है। तो इसी तरीके से बड़े सारे डिफरेंस होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कोई फर्क नहीं होता, केवल नाम का फर्क होता है। जो एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर की होगी वही एंट्री सारी प्रेफरेंस शेयर्स की होंगी। तो शेयर्स हमेशा दो तरीके के होते हैं। अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू जब करती है कंपनी, इशूड एट, तीन तरीके से होते हैं। शेयर्स इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब ये क्या चीज होती है? जब 10 रुपए का शेयर मार्केट में आता है और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है घटती भी है, लेकिन अगर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़े घटे नहीं और 10 रुपए का शेयर मार्केट में 10 रुपए का ही बिके, तो हम ये कहते हैं कि हमारे शेयर्स एट पार पर हैं। अब आगे की बात देखते हैं कि ये 10 रुपए का शेयर जब मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है तो वो फेस वैल्यू के ऊपर आता है, और मार्केट में जब उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो हम उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं, व्हेन फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू देन शेयर्स आर इशूड एट पार। और जब 10 रुपए का शेयर मार्केट में महंगा बिकता है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह दूं कि मान लीजिए 10 रुपए का शेयर मार्केट में 12 रुपीज का बिका, 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज का बिक रहा है, तो ये महंगा बिक रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें 2 रुपीज का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो यानी फेस वैल्यू से ज्यादा जब मार्केट वैल्यू हो जाती है तो वो प्रीमियम कहलाती है। और जब 10 रुपीज का शेयर मार्केट में कम वैल्यू पर बिकता है, यानी 9 रुपीज पर ही बिकेगा, तो हम ये कहेंगे कि हमारे शेयर डिस्काउंट पर है। तो यानी फेस वैल्यू ज्यादा हो जाए और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो जाए तो डिस्काउंट होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक खास बात ये बताऊंगा कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद हमारी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। कंपनी एक्ट 2013 के बाद। तो मैंने समझा आपको इसलिए दिया क्योंकि आगे जाके हम डिवेंचर्स को भी पढ़ेंगे और डिवेंचर्स की एंट्री भी डिस्काउंट के जैसी ही होती है, तो वहां पर डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो आपको डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स डिस्काउंट पर इशू अब नहीं हो सकते। अब देखिए क्या होता है। अब जैसे एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर हम मान के चल रहे हैं कि एक 10 रुपए का शेयर है 10 रुपीज का, तो कंपनी कभी भी शेयर्स के ऊपर जो पैसा 10 रुपीज मंगाना है वो कभी भी एक साथ नहीं मंगाती। हमेशा कंपनी शेयर्स के ऊपर पैसा हमेशा पार्ट पार्ट मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, टुकड़े टुकड़ों में। तो सबसे पहला जो किस्त होती है उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जब भी कंपनी पैसा मंगवाती है तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। दूसरी किस्त को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और फिर फोर्थ को बोलेंगे सेकंड कॉल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठेगा, सर सेकंड कॉल के बाद क्या थर्ड कॉल और फोर्थ कॉल हो सकती है? हो सकती है, लेकिन यूजुअली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेकंड कॉल तक ही आते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि अगर 10 रुपीज का शेयर है तो कंपनी ऐसे पैसे मंगाएगी 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपीज सेकंड कॉल के ऊपर, यानी उस पर शेयर की वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है। और ये डिवीजन आपका क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ये डिवीजन किस तरीके से होना है, ये कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाना है, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना और सेकंड कॉल के ऊपर कितना पैसा मंगाना है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर क्या हमेशा 3-2-3-2 ही होगा? नहीं, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर 2-3-2-3 भी हो सकता है, 2.5 सब पे हो वो भी हो सकता है। यानी कंपनी की मर्जी है कि उस पे किस तरीके से पैसा मंगाए, कुछ सेट नहीं है कि हम 3-2-3-2 ही लिखेंगे। तो ये अलग अलग कंपनी का एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर इस चीज को डिसाइड करता है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर हम आगे प्रोसीड करें तो जो जर्नल एंट्रीज होनी है आपकी वो इन इंस्टॉलमेंट की ही होनी है।
अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें अंदर जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगी, तो वो इन इंस्टॉलमेंट्स की होगी, यानी आपको एप्लीकेशन की एंट्री करनी होगी, आपको अलॉटमेंट की एंट्री करनी होगी, आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी होगी, और आपको सेकंड कॉल की एंट्री करनी होगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर देखिए क्या होता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो इसकी जो एंट्रीज करनी है हमें, वो एंट्री में एक एंट्री पैसा मांगने की होगी और एक एंट्री पैसा मिलने की होगी। तो एक एंट्री पैसा मांगने की करेंगे, एक एंट्री पैसा मिलने की करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहले है एप्लीकेशन और उसके बाद है अलॉटमेंट। तो पहले मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री समझाने वाला हूं, एप्लीकेशन बताऊंगा, बाद में बताऊंगा क्यों, उसका कारण अभी आपको समझ में आएगा। तो पहले आप ये देखें कि शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर पैसा ड्यू करने की एंट्री, यानी जिसको अपन इजी लैंग्वेज में बात करें तो पैसा मांगने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पैसा मांगने की एंट्री हो गई। और उसके बाद अब आप एंट्री करेंगे, ये ड्यू करने की बोलेंगे, और इसके बाद इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे। वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये रिसीव की एंट्री हो गई। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री करें, अलॉटमेंट के बाद आएगा फर्स्ट कॉल। अगर आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं तो एंट्री हो जाएगी ड्यू करने की पहले, यानी जहां जो आपने अलॉटमेंट लिखा है उसकी जगह बस केवल फर्स्ट कॉल आ जाएगा। और आप एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद इसके रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए आपने क्या चीज देखी, यहां आपने चीज देखी कि जहां अलॉटमेंट था अपन ने फर्स्ट कॉल लिख दिया, और सेकंड एंट्री भी जो बैंक वाली रिसीव वाली है वहां पर भी जहां अलॉटमेंट था मैंने फर्स्ट कॉल लिख दिया। एंट्री सारी ही इसके जैसे बनती हैं। अब आप देखें, अगर मैं सेकंड कॉल की एंट्री करता हूं तो सेकंड कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी। सेकंड कॉल में आप एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीविंग की एंट्री, ये ड्यू की एंट्री हो गई, और रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो एक एंट्री हमेशा पैसा ड्यू करने की होती है और एक एंट्री पैसा रिसीव करने की होती है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के ऊपर हमेशा पहला पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी, और आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप क्या एंट्री करेंगे, पैसा रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी के पास पैसा आता है, और जब भी कंपनी के पास फर्स्ट टाइम जब कोई भी शेयर अप्लाई करता है तो फर्स्ट टाइम पैसा कंपनी के पास आता है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी ने उसको शेयर देने या नहीं देने। यही कारण है कि एक्सेप्शन है कि एप्लीकेशन के ऊपर पहले पैसे रिसीव करने की एंट्री होती है और फिर उसके बाद ड्यू करने की एंट्री होती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ठीक है। अब देखिए बात यहां पर आती है कि इसमें इक्विटी शेयर्स की एंट्री कैसे होगी और प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री क्या होगी। तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता तो आप इक्विटी शेयर्स मानेंगे। तो अगर इक्विटी शेयर्स की एंट्री करनी है तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी शेयर से पहले इक्विटी आ जाएगा, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसी तरीके से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसी फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और सेकंड कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो इक्विटी हटके वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा, आप यहां पर इक्विटी हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स की भी एंट्री वही होनी है, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। फिर ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसी सेकंड कॉल की एंट्री प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।